नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। मेरे पसंदीदा शहर, मैं हमेशा कहता हूं मुंबई में मेरे हाथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको। बड़ी सरल सी लाइनें इसके ऊपर लिखी हुई हैं कि आपकी आवाज़ और हमारा संकल्प, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। आमतौर पर मैं आपको अपने लंबे तजुर्बे से बता सकता हूं कि बहुत कम लोग घोषणा पत्र को पढ़ते हैं। इसके भीतर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, जिसमें है एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका विकास है, अगर इसको मैं अंग्रेजी में तब्दील कर दूं तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसे आप एडिटोरियल से लेकर अखबारों में पढ़ते हैं। ये दो प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टीज भारत की सियासत की ये दो वादे कर रही हैं। आज हम इसी विषय पर इस मुंबई से खास महामुकाबला में चर्चा करेंगे। पॉइंट दो है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहला पॉइंट ये है, मनमोहन सिंह पर क्या आरोप लगे। दो प्रमुख आरोप लगे मनमोहन सिंह पर। पहला ये कि उनकी सरकार भ्रष्ट हो गई, और दूसरा बड़ा चार्ज लगा मनमोहन सिंह पर कि एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद, एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो न महंगाई को काबू कर पाए, न अर्थशास्त्र की तस्वीर को बदल पाए। कई बार मैंने मनमोहन सिंह की बहुत सारी स्पीचेस को एनालाइज किया। उन्होंने हमेशा ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, तरक्की की कहानी को दोहराया। कांग्रेस के तमाम सीनियर मिनिस्टर्स ने आके ये बताने की कोशिश की कि आंकड़े किस तरह से तरक्की के बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे नहीं पता, ये तो देश तय करेगा कि वो उनकी दलीलों से कन्विंस्ड है या नहीं। बीजेपी के लिए क्या चुनौती है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अर्थशास्त्र की परिस्थिति में अगर हम देखें तो क्या नरेंद्र मोदी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बन पाते हैं या एनडीए के प्रधानमंत्री बन पाते हैं, क्या वो इकोनॉमिक तस्वीर, इस मुल्क की आर्थिक हालत की तस्वीर को बदल पाएंगे? छोटा और लघु उद्योग जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे हम कहते हैं, असंगठित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, ये सब बुरी तरह से बहुत कमज़ोर हालत में रहा है पिछले 2 सालों में। बीजेपी नए तरह के टैक्सेशन की बात करती। बीजेपी का भी मैनिफेस्टो मैंने बड़े गौर से पढ़ा। पॉइंट ये है कि अगर कांग्रेस जो वो कह रही है, आपकी आवाज़ हमारा संकल्प, वो नहीं डिलीवर कर पाई, तो नरेंद्र मोदी के पास या बीजेपी के पास क्या रास्ते हैं डिलीवर करने के, देश को मौजूदा आर्थिक स्थिति से उबारने के? ये दोनों की यह बातें सिर्फ भाषण है। मेरे साथ 3 बहुत खास मेहमान आज मौजूद हैं। इनके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की और जानने की। सुनील आलग मेरे साथ मौजूद है। आप अक्सर इनको टेलीविजन पर देखते हैं। एक मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, या बदलते हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र को काफ़ी अच्छे से सुनील समझते हैं। ये प्रो मोदी अपने आप को कहते हैं कि ये मोदी के पक्षधर हैं, बीजेपी के पक्षधर नहीं है पूरी तरह से। बृंदा जागीरदार हैं जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। मनोज गडनिस हैं जो कि लोकमत से जुड़े हुए हैं। ये मुंबई में अर्थशास्त्र के विषयों को देखते हैं। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सरलता से समझने की। पहला पॉइंट मैं सुनील से शुरू करूंगा कि क्यों लोग मोदी से उम्मीद कर रहे हैं वो करने की जो उन्हें लगता है कांग्रेस पिछले और ख़ासतौर से पिछले 2 सालों में नहीं कर पाई। सुनील जी देखो, मैं तो सिर्फ मैं कहूँगा कि अगर आप मैनिफेस्टो देखें जो आप कह रहे थे शुरुआत से, हाँ। कि भाई कांग्रेस हमेशा का मैनिफेस्टो सालों से है कि भैया मुझे ये करना है, और अब जाके कह रहे हैं कि अब आगे जाके हम क्या कोशिश करेंगे करने के लिए। मोदी का मैनिफेस्टो डिले इसलिए हो गया था क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही उसमें लिखा है जो मैं करूँगा। सो एक डिफरेंस हो गई कि आई वॉन्ट टू डू एंड आई विल डू, दैट इज द डिफरेंस। अब वाई मोदी के ऊपर पीपल का विश्वास आ गया कि भाई वो सोचते हैं कि ये कर सकते हैं, क्योंकि 12 साल 13 साल से गुजरात में उन्होंने दिखाया है। मनमोहन सिंह तो राज्यसभा के मेंबर थे, वो सीधा आए ऊपर, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था रनिंग का। हम सब जानते हैं कि देश गुजरात नहीं है, करेक्ट, गुजरात देश नहीं। आई एग्री। अब आप देखिए मोदी ने क्या किया, क्या है जो गुजरात मॉडल से हम इंडिया के ऊपर ला सकते हैं और जो नहीं ला सकते हैं। काफ़ी चीज़ें नहीं ला सकते हैं, बट एक चीज़ उन्होंने किया। पहले ही 202 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो वो IIM अहमदाबाद गए, पूरी कैबिनेट को लेके गए, 3 दिन का
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे उन्होंने प्रोग्राम किया, खुद अटेंड किया, पूरी कैबिनेट अटेंड की, वापस आए। उन्होंने पीएसयूज में क्या किया, जितने आईएएस ऑफिसर्स, जितने पॉलिटिशियंस, चेयरमैन, सबको हटा दिया, प्रोफेशनल मैनेजर्स को ले आए। वो प्रोफेशनल मैनेजर्स, आप गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो 2500 करोड़ की लॉस कर रही थी, अब 550 करोड़ की प्रॉफिट कर रही है। वो कहते हैं कि भैया हमें नहीं आता है करने का, लेकिन हमको क्या करना है वो मुझे आता है। तो जितनी वो इंडस्ट्री, आप देखिए सिंगल विंडो, अब फॉरेनर्स क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पे? ये नहीं कि हर एक पॉलिसी जो मोदी की है वो ठीक है या रॉन्ग है या राइट है, बट उसमें कंसिस्टेंसी है। एक बार वो कह दें कि भाई ये मेरा पॉलिसी है तो वही पॉलिसी है। अब वो इन्वेस्टर्स क्यों, इंडियन इन्वेस्टर्स भी बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बाहर? क्योंकि अगर आपको 10 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाना है, कोई परमिशन लेने के लिए कोई यहाँ पे रोक रहा है, मोदी का आप जाके देखिए, बोलिए आप आइए, ये एक आदमी है, अब यही हैंडल करेगा, इसमें आप आके इनको बोलिए कि क्या करना है ना। इसलिए इंडस्ट्री को एक कॉन्फिडेंस आ गया है। और अगर आप कहें कि आप वो सिर्फ रिच को देख रहे हैं, सिर्फ इंडस्ट्री को देख रहे हैं, दूसरी वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ देख लीजिए, तो यस सोशल एलिमेंट्स में वो थोड़े पीछे रह गए कि भाई उनका मॉडल क्या है, इकोनॉमिक मॉडल। वो कह रहे हैं पहले मैं कमाऊंगा फिर मैं बांटूंगा। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे नरेगा चाहिए, पैसे आप कहां से लाते हो मुझे मालूम नहीं, अपने पार्टी को कह दिया हमें करना है। तो कांग्रेस का था मुझे खर्च करने दो पहले, बाद में देखेंगे कैसे कमाएंगे। कांग्रेस का क्लासिकल केस है बैड फिस्कल मैनेजमेंट। तो अब आई डोंट नो व्हिच इज राइट, बट मोदी के लिए यही है कि ये करता है, ही इज डूइंग इट, ही इज ऑनेस्ट। ऑल इज वर्स्ट एनिमीज जितने हैं, एक भी आदमी आके नहीं कह सकता कि वो 1 रुपया अपने पॉकेट में डाला है। तो ऑनेस्टी है, डिलीवरेंस है, 12 साल से वो कर रहा है, अब ठीक है करेगा कि नहीं देखेंगे। जो सुनील ने बोला, पॉइंट ये है कि हम सब इस बात को, कांग्रेस को एनालाइज करने वाले बहुत सारे मेरे अजीज मित्र कहते हैं कि कांग्रेस की दिक्कत ये हुई कि कांग्रेस ये समझ नहीं पाई कि उसको किस ट्रैक पे जाना है। एक तरफ था सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेताओं का एजेंडा जो कोशिश कर रहे थे गरीबों की तरफ झुकाव रखने का। एक मनमोहन सिंह पर चार्ज लगा कि वो बहुत प्रो कॉरपोरेट है, प्रो रिफॉर्म है। अब पॉइंट ये कि मैं कई सालों से देख रहा हूँ और वाजपेयी की सरकार को मैंने बड़े करीब से देखा, बीजेपी और कांग्रेस के आर्थिक एजेंडे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये बहुत क्लैरिटी है। एक मूलभूत कमिटमेंट दोनों का रिफॉर्म्स की तरफ है, बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है। तो मोदी ऐसा नया क्या कर लेंगे? बिफोर दैट लेट मी से कि देश बदल गया है। ठीक है, सो वी आर अ यंग इंडिया। 65% जो पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 35 इयर्स है। यंग इंडिया है, एस्पिरेशनल इंडिया है और टेक्नोलॉजिकली सैवी इंडिया है। इंडिया में जो फेसबुक यूजर्स हैं वो अभी 100 मिलियन हो गए हैं, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सिर्फ यूएस से हमसे ज़्यादा है, 180 मिलियन फेसबुक यूजर्स। तो टेक्नोलॉजी है, यंग इंडिया है, इसके एस्पिरेशंस हैं। अगर मैं जब कहूँ कि हमारे जनरेशन के लोग, हमें टेलीफोन के लिए 3 साल वेट करना पड़ता था, तो माय डॉटर लाफ्स कि कैसा है ये। तो ये जो अभी जो नया जो जनरेशन है लेकिन लोग ये भी कहते हैं ये बहुत छोटा हिंदुस्तान है, इसको अभी भी इंडिया वर्सेस भारत की बहस में लोग ये भी कहते हैं कि ये बहुत छोटा हिंदुस्तान है। यकीनन हिंदुस्तान बदला, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये छोटा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान पर आधारित अब सारे फैसले नहीं ले सकते, सारे फैसले नहीं ले सकते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ चेंज है, इसको हम नहीं भूल सकते। इसको भाजपा सरकार ने अच्छा समझा है, क्योंकि सोशल मीडिया का भी यूज़ किया है, स्किल डेवलपमेंट की बात की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है। और जैसे सुनील कह रहे थे, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए वो हमें गुजरात में दिख रहा है।